जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। जल्दी से आज के क्लास के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। पिछले क्लास में आपको पुष्प की संरचना पढ़ाया जा रहा था। यदि आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो मेरे देश के नौजवान जल्दी भाग के जाइए, पिछला क्लास देख के आइए, फिर आप ये क्लास देखिए तो आपको ये क्लास बेहतर समझ में आएगा। पिछला क्लास पुष्प की संरचना पढ़ाया गया था, इसके साथ साथ पुष्प के भाग को पढ़ाया जा रहा था। बीच में कुछ समस्या के कारण उसका भाग जो है कुछ पढ़ाया गया था, कुछ कट गया था। जो छूटा हुआ पार्ट है आज के इस क्लास में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुष्प के प्रकार, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं आज के क्लास में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप लोग वीडियो के थंब में देख चुके होंगे। सबसे पहले जो पुष्प का भाग पढ़ाया जा रहा था उसमें जो छूटा हुआ टॉपिक है उसको कवर करते हैं। उसके उपरांत हम लोग पढ़ते हैं पुष्प के प्रकार। ठीक है, आप लोग को भी समझ में आ गया? ठीक। तो पीछे जो आपको चित्र बनाया गया होगा या बताया गया होगा उसको एक बार आप सामने रख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुमंग। एंड्रोसियम। ये क्या होता है पुमंग? पुमंग की बात करें तो पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है या नर भाग होता है। कह सकते हैं यह पुष्प का नर भाग होता है। यह पुष्प का नर भाग होता है। क्या होता है? नर भाग होता है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के प्यारे बच्चे, जल्दी बताइए पुमंग क्या होता है, तो आप आंख मूंद के जवाब देंगे पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है। यानी फूल में जो नर भाग होगा वो क्या होगा? पुमंग होगा। अब पुमंग की जो यूनिट होती है, यूनिट बोले तो इकाई, यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। पुमंग की यूनिट को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। स्टेमन क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न मन में आ गया होगा कि यूनिट, हालांकि पुष्प की संरचना में आपको बताया गया होगा कि यूनिट क्या होता है। अगर किसी भी पार्ट में से 3, 4, 5 पार्ट किसी के हैं या 3, 4, 5 चीजें रखी गई हैं, उसमें से एक को उठा दें हम लोग तो यूनिट। जैसे हमारे पास एक कुछ मार्करों का समूह है, कुछ मार्कर आपको दिखाई दे रहा होगा। इन मार्कर में से एक मार्कर है। अब इन मार्कर में से हम लोग एक मार्कर निकाल लिए तो जो एक मार्कर है यही इसकी यूनिट है। यानी कह सकते हैं पुमंग क्या होता है? नर भाग होता है। जो नर भाग होगा ये सभी नर भाग है। इन्हीं नर भागों में से कोई एक नर भाग खींच के निकाल के आपके सामने रख दिया गया तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? यूनिट कह देंगे। क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। यानी आपसे पूछा जाए पुमंग की यूनिट क्या होती है तो आप मुस्कुराते हुए जवाब देंगे पुंकेसर। यानी पुमंग की यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। अब आगे आते हैं। हमारे पास, हम कल्पना करते हैं हमारे पास क्या है? एक पुंकेसर है। फूल बनाने सबको आता है, ये तो हम कोढ़िया बना रहे हैं जी। लगता है आज मास्टर का दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या? बोलो यस सर, नो सर। ये एक पुष्प है, पुष्प का ये क्या है? पुंकेसर है। ये क्या है बच्चा? पुंकेसर। पुंकेसर। पुंकेसर का ये जो डंठल होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे देश के अच्छे बच्चे, पुंकेसर का ये जो डंठल होता है, डंठल डंठल डंठल, पुंकेसर का ये जो डंठल होगा, इस डंठल को पुतंतु कहा जाएगा। इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
यानी पुंकेसर के डंठल को फिलामेंट बोला जाएगा। और ये जो संरचना ऊपर बनी हुई है, दो पालियों में बटी हुई ऊपर संरचना बनी हुई है, इस संरचना को हम लोग परागकोश कहते हैं। क्या कहेंगे? परागकोश, एंथर। आपको बताया गया था पिछले क्लास में, परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? यानी परागकोश के अंदर मेरे देश के अच्छे बच्चे किसका निर्माण होगा? परागकण का निर्माण होगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का निर्माण होगा, परागकण का निर्माण होगा। अब एक लाजवाब चीज आप लोगों को बताते हैं, भूल कर भी नहीं भूलिएगा। जब भी कहेंगे लाजवाब चीज, खतरनाक चीज, एग्जाम में आएगा, संभावना है बाबू, उसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। एग्जाम में अक्सर वो चीजें पूछी जाएंगी, इस बात को याद रखिएगा। उसको आप हल्के में ना लीजिएगा, वरना पेपर आपका हल्का हो जाएगा। और जब आपका पेपर गड़बड़ चला जाएगा, फिर पछताएंगे, तो पछताने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अब ये नहीं कि अरे ठीक है यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, एक रात में 90% लाएं, रातों रात आप टॉप कर जाएंगे, एक रात में पूरा टॉप कर जाएंगे, आग लगा देंगे। ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि रातों रात आप पेपर में आग लगा देंगे। इसलिए जब भी आपको पढ़ाया जाए क्लास में, चाहे फिजिक्स पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ाया जाए, मैथ पढ़ाया जाए, बायोलॉजी पढ़ाया जाए, जो भी विषय आपको पढ़ाया जाए, जब टीचर आपको पढ़ाएं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, उसको हाईलाइट करके रखिए और उसको तैयार जरूर करके जाइए, तैयार करते रहिएगा उसको। उसके साथ लापरवाही मत कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचर बता दिए कि बाबू ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है, तो उसको तैयार कर लीजिए। आपको पेपर के समय याद रखिएगा, आज से ही याद रखिएगा, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घबराहट नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, क्योंकि पहले से आपको पता है पेपर में आएगा कौन चीज। क्योंकि हर टीचर के पास अपना एक अनुभव होता है, हर टीचर एक अनुभव के साथ आपको पढ़ाता है। इसलिए टीचर की बात मानिए, जो रास्ते पे टीचर दिखा रहा है, जो रास्ता आपको टीचर बता रहा है, उसी रास्ते पे चलिए, मां कसम फिर देखिए तबाही मचा के आएंगे। ठीक है, तो आपको अब जो हम गजब चीज बताने वाले हैं उसको याद रखिएगा। एक पुंकेसर है, पुंकेसर का एक ऊपरी सिरा है जिसे हम लोग परागकोश नाम दिए हैं। हम लोग क्या पहले से ही बताया गया, किताबों में स्पष्ट लिखा गया है। तो ये जो परागकोश है, एक पुतंतु है, डंठल क्या है? पुतंतु है। ये परागकोश, पुतंतु, परागकोश, पुतंतु। तो जो पुतंतु परागकोश के साथ जिस स्थान पर जुड़ा हुआ है, जिस स्थान पर जुड़ा हुआ है, इस स्थान को दूरस्थ सिरा कहा जाता है। क्या कहेंगे? दूरस्थ सिरा। और इसका जो ये नीचे वाला हिस्सा होगा, जो पुष्प के साथ जुड़ा होगा, नीचे थैलेमस के साथ जुड़ा होगा, जिसको पुष्पासन कहते हैं। तो जो नीचे वाला सिरा होगा, जहां जुड़ा होगा, उस सिरे को हम लोग कहते हैं निकटस्थ, निकटस्थ या समीपस्थ सिरा। निकटस्थ या समीपस्थ सिरा, याद रहेगा। तो आपको बस ए लाइन नहीं भूलना है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से बहुविकल्पी में प्रश्न बन सकता है। यानी ए वाला जो पार्ट होगा, ए दूरस्थ सिरा, ए नीचे वाला पार्ट जो होगा निकटस्थ या समीपस्थ सिरा। ए हो गया पुष्प का नर भाग, जिसे हम लोग उमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उमंग कहते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपको आगे समझाते हैं। हाँ, अगर आपसे कोई एक प्रश्न पूछ ले, उमंग की परिभाषा बताओ, तो मुस्कुराते हुए जवाब दीजिएगा। मुस्कुराते हुए जवाब क्या देना है? उमंग क्या होता है? तो कहिएगा पुष्प के तीसरे चक्र को पुमंग कहते हैं। यानी पुमंग कौन सा चक्र है? तो ये तीसरा चक्र है।
यानी पुष्प के तीसरे चक्र को हम लोग क्या कहेंगे? उमंग कहेंगे। याद रहेगा। अब हम लोग समझते हैं जायांग। क्या समझते हैं? जायांग। जायांग गाइनोसियम। ठीक है। जायांग क्या होता है? आइए इसको समझते हैं। ये पुष्प का चौथा चक्र है। तो परिभाषा बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पुष्प के चौथे चक्र को जायांग कहते हैं। पुष्प के चौथे चक्र को हम लोग क्या कहेंगे? जायांग कहते हैं। यह जो होता है पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग। यह पुष्प का मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर। पिस्टिल बोलेंगे। लेकिन मेरे देश के नौजवान, गजब का बात यह है, कई किताबों में स्त्री केसर नहीं दिया है। कई किताबों में स्त्री केसर को अंडप दिया है, लेकिन इंग्लिश सेम है, इंग्लिश पिस्टिल ही है, लेकिन हिंदी में बदलाव करके कई किताबों में स्त्री केसर के स्थान पर अंडप शब्द प्रयोग किया गया है। तो अगर आपके सामने अंडप शब्द आ जाता है, यदि आपके सामने अंडप शब्द आ जाता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप घबराइएगा नहीं कि अंडप एकरे माने क्या होगा। अंडप माने स्त्री केसर, और स्त्री केसर जो होता है एक पुष्प का जो मादा भाग होता है, जो जायांग होता है, उसी का एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है। अब जो पुष्प का मादा भाग होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है। बोलो बच्चा। इस प्रकार से बना होता है। ये जो ऊपर छत्रनुमा संरचना होता है, इस छत्रनुमा संरचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा बोलते हैं। ये जो बीच में बेलनाकार संरचना होता है, इसको स्टाइल बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। देखिए, वर्तिकाग्र ऊपर वाला छाते नुमा संरचना है। ये जो छाते नुमा संरचना बनाया गया है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है। यहां से लेकर यहां, देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है, ये आपका वर्तिका है। देखिए रंग दे रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये वर्तिका है। वर्तिकाग्र और वर्तिका में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें गा में गोड़वा फेंके वाला रा लगा हुआ है, इसमें गोड़वा फेंके वाला रा नहीं लगा हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। और नीचे जो अंडक तरह फूला भाग है, आ से अंडा, आ से अंडाशय, तो जो अंडक तरह फूला हुआ भाग है, इस भाग को हम लोग अंडाशय कहेंगे, ओवरी बोलेंगे। इतना बात याद रहेगा। यानी जो स्त्री केसर या अंडप होता है, उसके कितने भाग? तो उसके 3 भाग। कौन कौन से? ऊपर जो छत्रनुमा संरचना है, छाते की तरह संरचना है, उसे हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे। बीच में जो बेलनाकार संरचना है, देखिए रंग दिए हैं, जो बेलनाकार संरचना है, इस संरचना को हम लोग वर्तिका बोलेंगे। जो अंडे की तरह नीचे फूला हुआ संरचना है, इस संरचना को हम लोग अंडाशय कहेंगे। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें याद रखिएगा। इस अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा बच्चा? बीजांड का निर्माण। अब बीजांड क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं, इसी चैप्टर में है, आगे पढ़ाएंगे। अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड, ओव्यूल। ठीक है, बीजांड कहते हैं।
ओव्यूल कहते हैं, या हिंदी में बीजांड कह दीजिए, या फिर इंग्लिश में आप इसे ओव्यूल कह दीजिए। तो कह सकते हैं हम लोग क्या, अंडाशय के अंदर जो संरचना पाई जाती है ये बीजांड कहलाता है। और मेरे देश के नौजवान इतना याद रखिएगा, जो बीजांड होता है आगे चलकर बीज का निर्माण करता है। ये आगे चलकर किसका निर्माण करेगा जी? बीज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण? ये आगे चलकर बीज का निर्माण करेगा। और अंडाशय जो होता, अंडाशय जिस समय बीज निर्मित होगा, जब बीज का निर्माण होगा, उसी समय उसी के साथ बीज के ऊपर ऐसे फूलकर एक रसीला भाग बन जाएगा, गूदा भाग बन जाएगा, जो फल का निर्माण करता है। यानी आप आम खाए होंगे तो आम के बीच में गुठली होता है, तो गुठली का निर्माण कौन कर रहा है? बीजांड। लेकिन जो ऊपर का गूदा वाला भाग है वो अंडाशय होता है, जो फूल का रसीला हो जाता है। और यही अंडाशय आगे चलकर फल का निर्माण करता है, और खास करके फल में कौन? तो गूदा भाग। किस भाग का निर्माण करता है? गूदा भाग का निर्माण करता है। इस बात को याद रखिएगा। बोलिए, यहां तक किसी को समस्या? एक और चीज, छोटी सी चीज है, याद रखिएगा। ये बीजांड अंडाशय से जिस स्थान पर जुड़ेगा, बहुत ही शानदार, खूंखार, खतरनाक चीज बता रहे हैं, याद रखिएगा। क्या है? ये है बीजांड, ये है अंडाशय। तो अंडाशय बीजांड, अंडाशय बीजांड, ये जिस स्थान पर जुड़ेगा, जिस स्थान पर जुड़ेगा, उस स्थान को अपरा कहेंगे। देखिए यही जुड़ रहा है, इस स्थान को अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया आपका पुमंग और जायांग। नोट कर लीजिए, फिर आपको हम पुष्प के प्रकार पढ़ा दें। जल्दी कीजिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं पुष्प के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? पुष्प के प्रकार। तो मुस्कुराते हुए आप लोग हेडिंग कर लीजिए, पुष्प के प्रकार। जल्दी हेडिंग कीजिए, पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार। बात करें अगर पुष्प के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें अगर हम लोग कि पुष्प के प्रकार, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? कोई विद्यार्थी हाथ ऊपर करे। कितने प्रकार? 2 प्रकार। बहुत अच्छे, सभी का जवाब सही है। यानी पुष्प कितने प्रकार के? तो मास्टर पुष्प 2 प्रकार के। पहला जो प्रकार हो जाएगा एक लिंगी पुष्प, दूसरा हो जाएगा उभयलिंगी। आवाज मत कीजिएगा आप लोग। उभयलिंगी पुष्प हम पढ़ा रहे हैं, बस सुनते रहिएगा। उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प को एक लिंगी पुष्प ही कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प को द्विलिंगी के नाम से भी जाना जाता है। द्विलिंगी पुष्प। तो आप से एक लिंगी पुष्प कहा जाए तो उसका नाम एक लिंगी ही होता है। द्विलिंगी कहा जाए या उभयलिंगी कहा जाए, बात एक ही है। एक लिंगी को हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, फ्लावर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प। यानी इतना बात तो याद हो गया होगा, पुष्प कितने प्रकार के? पुष्प 2 प्रकार के। कौन कौन? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। एक लिंगी, उभयलिंगी, एक लिंगी, उभयलिंगी, एक लिंगी, उभयलिंगी। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? अब इसको समझते हैं।
ऐसे पुष्प, ऐसे फ्लावर जिनमें नर और मादा भाग में से केवल एक भाग उपस्थित हो। नर मादा का मतलब है चाहे पुंकेसर उपस्थित हो चाहे स्त्री केसर उपस्थित हो, नर मादा में से केवल एक भाग उपस्थित हो, ऐसे पुष्प को हम लोग एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी हम लोग अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा निकल के ये सामने आती है, ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें, ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा, नर व मादा में से केवल एक भाग, केवल एक भाग क्या हो, उपस्थित हो, प्लस लगा दिए मतलब प्रेजेंट, उपस्थित हो। तो ऐसे पुष्प जिनमें नर व मादा में से केवल एक भाग उपस्थित हो, ऐसे पुष्प को हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई फूल है, उस फूल में केवल नर भाग ही उपस्थित है, मादा भाग का नामो निशान नहीं है, ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहेंगे। या हमारे पास ऐसा कोई दूसरा फूल है जिसमें केवल मादा भाग है, नर भाग नहीं है, ऐसे पुष्प को एक लिंगी, यानी कह सकते हैं ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा भाग में से केवल एक भाग उपस्थित हो, दूसरा भाग अनुपस्थित हो या न हो, ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे, एक लिंगी पुष्प कहेंगे। समझ में आ गया। अब ऐसे प्लांट कौन है, ऐसे कौन से पुष्प हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिएगा, इस सीजन वाला, इस सीजन जो चल रहा है क्या, सरसों, सरसों का फूल देखे हैं, सरसों एक लिंगी है, बोलो गलत बात है, सरसों उभयलिंगी है। आजमाने के लिए दिए थे कि हाँ हाँ सर, हाँ सर, सरसों एक लिंगी उभयलिंगी है, घबराइएगा नहीं, सरसों एक लिंगी है नहीं है, भूल के नहीं करना, एक बार एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था। तो याद है उस बैच के बच्चे आए भी थे, बताए कि सर हम लोग एक लिंगी आया तो सर मजा आ गया, सरसों पे मार दिए। हम कहे बहुत बढ़िया किए हैं, क्योंकि एक नंबर तो आपका गया ही गया। ठीक है, एक लिंगी की बात करें तो हो जाएगा पपीता। क्या होगा, पपीता। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, तरबूज, तरबूज की खरबूज, तरबूज आदि। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अभी देखिए सर, तरबूज खरबूज, अच्छा हिंदी का हास रस का उदाहरण, हाँ, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सा गाल, हास्य रस। उसे हिंदी जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, कई इसके हास्य रस के भी कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अभी हम लोग बायोलॉजी फिलहाल पढ़ते हैं। खद्दर कुर्ता भग भकाओ नेता जैसी चाल, यही मानव मुरमन बसा सदा बिहारी लाल। तो बिहारी लाल की भी पंक्ति बढ़िया है, तो आप याद रखिएगा। तरबूज खरबूज की बात आई तो बता दिए, ठीक है ना। पपीता तरबूज, ये आपका क्या हो जाएगा, एक लिंगी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक लिंगी। अब एक लिंगी में कुछ और बातें याद रखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। आप कैसे याद, जैसे कभी कभी होता है कंफ्यूजन, किस पौधे में एक लिंगी कैसे क्या होता है, इसमें थोड़ा बताइए। बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि एक लिंगी का पौधा, नर वाला पौधा अलग लगाएंगे, मादा वाला अलग लगाएंगे, उनका मीटिंग कैसे होगा, फिर फल कैसे बनेगा। देखिए इसका लॉजिक समझिए। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो प्रॉपर उसमें नर भाग ही पाया जाता हर पुष्प में, और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मादा भाग केवल पाया जाता है, और कुछ ऐसे एक लिंगी पौधे होते हैं जिसके किसी एक पुष्प में मादा भाग, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में नर भाग, अगले पुष्प में मादा भाग, अगले पुष्प में नर भाग, हिल डोल गया तो हो गया परागण।
अरे मैंने पराग उड़ के चला गया, आंधी चल गया, थोड़ा बहुत हवा चल गया और कीट बैठ गए तो हो गया। तो ऐसे भी होते हैं। ये ना समझिएगा कि नर भाग का एक अलगे पौधा होता है, मादा भाग का एक अलगे पौधा होता है, दोनों अलग अलग पौधे थे। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा भी कंडीशन बनता है कि एक पौधा हो, उसमें किसी एक पुष्प में नर भाग हो, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में मादा भाग हो, किसी तीसरे पुष्प में नर भाग हो, चौथे पुष्प में मादा भाग हो, जिससे क्या होता है कि दिक्कत नहीं होता। गांव में आप देखे होंगे पपीता का पेड़ कहते बंझा निकल गया, वो बंझा नहीं निकल गया, वो प्रॉपर नरे भाग वामन है, तो फूल उसमें फल कहां से लगेगा। पपीता का जब नर भाग का पेड़ लेके आए नर वाला, तो मादो वाला लाएंगे, सटा के लगाएंगे, थोड़ा सा तितली उतली बैठेंगे तो परागर हो जाएगा, तो हई वाला तो बंझा निकल जाएगा। पपिस्तो पड़ा बंझा नहीं निकल गया, वो नर भाग है, तो नर में कहूं फल लगेगा, मादा में ना लगेगा। बच्चा समझ में आ गया? एक लिंगी में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, समझ में सबको आ गया? बोलिए, नहीं कंफ्यूजन है? बहुत अच्छे। आते हैं द्विलिंगी पर। द्विलिंगी में क्या याद रखिएगा, जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं ये ऐसे पुष्प हैं जिनमें नर और मादा, ऐसे पुष्प मार्कर चेंज करते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित हों, ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित हों, दोनों भाग पाए जाएं, ऐसे पुष्पों को हम लोग क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। ऐसे पुष्प को उभयलिंगी कहेंगे। यहां देखिएगा, नर मादा, ऐसे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा इसमें सरसों, अब आएगा सरसों, ठीक है, आ गया सरसों। गुड़हल हो जाएगा, गुड़हल जानते हैं? गुड़हल को देहाती में अड़हुल के फूल कहते हैं। देवी देवता भरपूर चढ़ाया जाता है। बिना गुड़हल के फूल के देवी देवता खुशे नहीं होते हैं सब। मम्मी से पूछिएगा, हाँ, जो घर पे गार्जियन होंगे उनसे पूछिएगा, तब पता चलेगा, ठीक है। धार और आप चढ़ाते हुए कभी देखे हैं कि नहीं? धार चढ़ाते देखे हैं? धार खरीद के आता है दुकान से, उसे पानी में डाल के, नीम का पाती डाल के, फूल डाल के, फूल में स्पेशल गुड़हल का फूल डालते, चढ़ा देते हैं। ले काली माई डिवार बाबा एकदम खुश रहेंगे, जो ने देवता के नाम से चढ़ाए। समझ में आया कि गांव में धार भरपूर चढ़ता है। एक अभी कई त्योहार भी आते हैं गांव में, जैसे अब कराई उराई चढ़ता है गांव में, तो आप देखते होंगे धार चढ़ता है ताकि गांव में शांति बनी रहे। आस्था भी बहुत जरूरी चीज है, अपनी अपनी आस्था होती है, अपना अपना विचार होता है, ठीक है। बहुत ही जो भी चीजें बनाई गई हैं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ना भी चाहिए। मम्मी भी हमारी चढ़ा देती हैं धार, और ठीक है। आइए, ब्याह शादी में होता है तो दूल्हा के गगरी में परच के धरिया ले जाते हैं, द्वार पूजा में परच के धार चढ़ता है कि नहीं? तो कई जगहों पर देखिएगा, कई जगहों पर फूलों का फूल, हम लोग फूले पढ़ ही रहे हैं तो फूल के बारे में नहीं जानेंगे? तो बाबू कई जगहों पर कहने का मतलब क्या है, इनका उपयोग होता है। उपयोग का छोड़ देते हैं अभी बात, हम लोग यहां आते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? ऐसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे, द्विलिंगी पुष्प होंगे, जिसमें सरसों हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा। गुड़हल आ गया तो गुड़हल का विशेषता देखने लगे गांव में, बहुत इसका उपयोग है। नवरात्र भर इसका मिलवे नहीं करेगा, फुलवे, नवरात्र भर इसका यूज होता रहता है, ठीक है। एक काम कीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, आपको क्लास कैसा लगा? ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको क्लास कैसा लगा? वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, आपका विचार जरूर देखा जाएगा। और किसी प्रकार का मन में असमंजस रहता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पुनः कह रहे हैं, आपके कमेंट को पढ़ के आपका जवाब भी दिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप कोचिंग के किसी बच्चे से मिल सकते हैं। उसके बाद आप यहां से जुड़ सकते हैं ताकि आपका जो और सब्जेक्ट है वो प्रॉपर आपका अच्छे से चल सके, आप अच्छा नंबर ला सके। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सस्ते फीस में, बहुत ही कम फीस में आपको बेहतर सुविधा मिल रही है, ऑल सब्जेक्ट मिल रहा है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि प्रॉपर आपको पूरी बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में मिलने वाला है। अगर केवल बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन आने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन से ही पढ़ के काम चला लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।